हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिकल साइंस का हम लोग कर रहे हैं। और इस चैप्टर में जो पॉइंट हमारा है वो है हेजमनी एज सॉफ्ट पावर के रूप में। तो इन दिस टाइप ऑफ हेजमनी इट इम्प्लाइज क्लास ascendancy in the social, political and particularly ideological spheres। तो ये इस टाइप की हेजेमनी है जिसमें इम्प्लाई किया जाता है क्लास एसेंडेंसी को सोशल, पॉलिटिकल, पर्टिकुलरली आइडियोलॉजिकल स्फीयर के रूप में। तो ये होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जो पॉइंट है वो उसमें हम बात करते हैं। इट सजेस्ट्स दैट dominant power not only possess military power. Okay. It suggests that a dominant power not only possess military power, dominant power को करता है और नॉट ओनली पॉजेस मिलिट्री पावर बट आल्सो बोलता है मिलिट्री पावर को ही ये पॉजेस नहीं करता बल्कि ये आइडियोलॉजिकल रिसोर्सेस को भी टू शेप द बिहेवियर ऑफ कंपीटिंग एंड लेसर पावर्स, है ना। तो उसके बिहेवियर को भी ये देखता है। नेक्स्ट पॉइंट, द यूएस प्रीडोमिनेंस इन द वर्ल्ड इज बेस्ड नॉट ओनली ऑन इट्स मिलिट्री पावर। यूएस का जो प्रीडोमिनेंस है वर्ल्ड के अंदर वो सिर्फ मिलिट्री पावर पर ही बेस्ड नहीं है एंड इकोनॉमिक पावर्स बट ऑन इट्स कल्चरल प्रेजेंस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर के दौरान द यूएस स्कोर्ड नोटेबल विक्ट्रीज। यूएस ने बहुत सारी विक्ट्रीज की थी इन द एरिया ऑफ स्ट्रक्चरल पावर। किसके एरिया में? स्ट्रक्चरल पावर के एरिया में। एंड सॉफ्ट पावर रेदर देन हार्ड पावर। और सॉफ्ट पावर को भी उसने पाया था हार्ड पावर की अपेक्षा। तो आप ये देख सकते हैं, तो इसलिए दोनों तरीके से उसने ये काम किया है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है ओवरकमिंग द हेजमनी को लेकर। तो ओवरकमिंग द हेजमनी, उसमें फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, दैट देयर इज़ नो सिंगल पावर टू बैलेंस द यूएस मिलिट्री। यूएस मिलिट्री को कोई भी सिंगल पावर बैलेंस नहीं कर सकती है। देर आर वेरियस स्ट्रेटजीज विच कैन बी हेल्पफुल टू ओवरकम द हेजमनी। बहुत सारी स्ट्रेटजीज अपनाई गई उस हेजमनी को लेकर। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा देखने वाली बात थी, हेल्पफुल है वो उनके लिए। स्ट्रेटजी उन्होंने इस तरीके के अपनाई अकॉर्डिंग टू द बैंड वैगन स्ट्रेटजी। उन्होंने एक स्ट्रेटजी अपनाई जिसको कहते हैं बैंड वैगन स्ट्रेटजी। इट इज़ सजेस्टेड, ये बताती है, सजेस्ट करती है दैट इंस्टेड ऑफ एंगेजिंग इन एक्टिविटीज़ अपोज्ड टू द हेगोमोनिक पावर। तो बोलता है कि कैसी एक्टिविटीज़ को एंगेजिंग में रहना है अपोज टू द हेगेमोनिक पावर। इट इज़ एडवाइजेबल, ये एडवाइस भी दिया जाता था, टू एक्सट्रैक्ट बेनिफिट्स बाय ऑपरेटिंग विद इन द हेगोमोनिक सिस्टम। और उसमें हेगोमोनिक सिस्टम को भी ऑपरेट किया जाता, उसका बेनिफिट उनको मिलता था, है ना। ओके स्टूडेंट, तो ये चीज़ थी। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हाइड स्ट्रेटेजिक इम्प्लाइज staying as far removed from the dominant power. Hide strategic implies staying, student, hide strategic power staying as far removed from the dominant power as possible. China, Russia and the European Union are many examples of this behavior. बहुत सारे examples हैं इस behavior के जो किए गए, जैसे चाइना, रशिया और यूरोपियन यूनियन, है ना, इस प्रकार के कई। ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये है आपका। और नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें उसकी बात कर लेते हैं। इसी के अंदर एक और पॉइंट है और वो पॉइंट है अनदर बिलीफ को लेकर। दूसरी बिलीफ ये है इज दैट रेजिस्टेंस, ये है वो पॉइंट। चलिए, तो अनदर बिलीफ इन दैट रेजिस्टेंस to American hegemony may come from non-state actors rather than other states। तो बहुत सारे ये बिलीफ है कि अमेरिकन जो हेजमनी है मे कम फ्रॉम नॉन स्टेट एक्टर्स से निकल कर आई है रेदर देन अदर स्टेट्स। तो इट इज़ बिलीव्ड दैट चैलेंजेस टू यूएस हेजमनी will come
फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यूएस जो हेजमनी है वो कैसे निकली है, विल कम फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ, कैसा कॉम्बिनेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि एनजीओज का, सोशल मूवमेंट का एंड पब्लिक ओपिनियन का। तो इस तरीके से वो निकल कर आई है। तो आपका ये पॉइंट यहाँ पर कवर हो जाता है और चैप्टर भी आपका कवर हो जाता है। और इसके बाद मैंने कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं, उन वर्ड्स को आपको देखना थोड़ा ज़रूरी है। फर्स्ट वर्ड है अमेरिका। तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। इट कवर्स टू कॉन्टिनेंट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ये दो कॉन्टिनेंट्स को कवर करता है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। एंड द यूएस इज ओनली वन ऑफ द कंट्रीज ऑफ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। यूएस सिर्फ एक ही कंट्री है जो अमेरिकन पूरे कॉन्टिनेंट में दैट सिंबलाइज यूएस हेजेमनी, जो यूएस हेजेमनी को रिप्रेजेंट करता है, सिंबलाइज करता है, उसे दिखाता है। सेकंड पॉइंट है 9/11। 9/11 के बारे में ज़्यादातर सब बच्चे जानते हैं, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। टू डिनोट अ सीरीज ऑफ अटैक्स ऑन द यूएस बाय हाईजैकर्स। एक सीरीज है जो अटैक्स की हुई थी यूएस पर बाय हाईजैकर्स के द्वारा। कुछ हाईजैकर्स थे, उन्होंने प्लेन चुरा लिए और चुराकर उन्हें फ्रॉम अरब कंट्रीज से थे वो। ऑन 11 सितंबर 2001 को उन्होंने जो है ना बहुत सारे अमेरिका के ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर उन्होंने वो बम अपने जो प्लेन थे वो टकरा दिए उस जगह पर, जैसे पेंटागन पर उन्होंने गिराया। इसके अलावा उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग थी डब्ल्यूटीओ की, दो साइड से उस पर अटैक कर दिया। इट वाज द मोस्ट डिजास्ट्रस अटैक ऑन यूएस। सबसे मोस्ट डिजास्ट्रस अटैक था ये पूरे यूएस पर। तो ये 9/11 इसी को जाना जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्वांटानामो बे। ग्वांटानामो बे क्या है? नेवल बेस इन क्यूबा। एक नेवल बेस है क्यूबा के अंदर जो सेटअप किया गया था, ठीक है। और यूएस के द्वारा वेयर प्रिजनर्स वर फॉरबिडन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल लॉ और लॉ ऑफ देयर ओन कंट्री और दैट ऑफ द यूएस। एक नेवल बेस है जो क्यूबा में सेटअप किया गया यूएस के द्वारा। वहाँ पे प्रिजनर्स को पकड़ कर रखा गया है और उनको, उन प्रिजनर्स को जो इस 9/11 से संबंधित थे, उनके देशों से उनको उठा लिया गया और वहाँ पर जाकर बंद कर दिया गया। तो ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हैज मनी के बारे में। व्हाट इज हैज मनी? एन इंटरनेशनल सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जो टू डोमिनेट वर्ल्ड बाय ओनली वन सुपर पावर। डोमिनेट कर दिया गया पूरे वर्ल्ड को किसके द्वारा? एक सुपर पावर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटेटिव गैप। क्वालिटेटिव गैप का मतलब क्या होता है? इट सिग्निफाइज यूएस सुपीरियरिटी। ये सिग्निफाई करता है यूएस की सुपीरियरिटी को इन टेक्नोलॉजी के रूप में। एंड नो अदर पावर कुड डेयर टू चैलेंज द यूएस। और कोई ऐसी पावर नहीं है पूरे संसार भर में जो यूएस को चैलेंज कर सके। ओके, आगे नेक्स्ट है बैंड वैगन स्ट्रेटजी। बैंड वैगन स्ट्रेटजी, व्हाट इज बैंड वैगन स्ट्रेटजी? टू एक्सट्रैक्ट बेनिफिट्स, बेनिफिट्स लेना बाय ऑपरेटिंग विद इन हेगेमोनिक सिस्टम इन प्लेस ऑफ अपोजिंग इट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबल विलेज। तो ग्लोबल विलेज के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज ग्लोबल विलेज? ग्लोबल विलेज ये रहा आपके सामने। तो इट रेफर्स टू द यूएस एज द विलेज हेडमैन। ये रेफर करता है टू द यूएस एज द विलेज हेडमैन एंड ऑल द नेशंस एज इट्स मेंबर्स आर नेबर्स। यानी कि जैसे आप समझ लीजिए एक विलेज हेडमैन हो और जितने भी नेशन हैं वो सारे उसके मेंबर हों विलेज हेडमैन के, है ना, और वो सब उसके पड़ोसी हों, आसपास के रहने वाले हों, इस तरीके से। तो ये ग्लोबल विलेज हो जाता है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। इट रेफर्स टू विन द कंसेंट ऑफ कंट्रीज टू द डोमिनेटिंग पावर इन अ मैनर फेवरेबल टू एसेंडेंसी ऑफ द डोमिनेंट क्लास। कुछ खास शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को आप आराम से पढ़िए और समझिए। इट रेफर्स टू विन द कंसेंट ऑफ कंट्रीज to the dominating power in a manner favorable to ascendancy of the dominant class. नेक्स्ट है ब्रेटन वुड सिस्टम। 10th में भी बताया गया था ब्रेटन वुड सिस्टम्स के बारे में और उसमें आता है ये हमारे एसएसटी के अंदर। तो ब्रेटन वुड सिस्टम क्या है? अब बेसिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड। एक बेसिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है
पूरे संसार में सेटअप किया गया था बाय द यूएस के द्वारा आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, है ना, उसके पश्चात। नेक्स्ट है सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है SLOCs, है ना, SLOCs। तो इसे हम ऐसे भी रेफर कर सकते हैं, इट इज़ द नेवल पावर टू हेजमनी। एक नेवल पावर है हेजमनी में, दैट अंडर राइट्स द लॉ ऑफ द सी, दैट अंडर राइट्स द लॉ ऑफ द सी and ensures freedom of navigation in 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 इंटरनेशनल वाटर्स। फ्रीडम है नेविगेशन का, लॉ दिया गया है एक, लिखा हुआ है हेजमनी दैट अंडर राइट्स द लॉ ऑफ सी के जो लॉ हैं उसके अंडर राइट्स होते हुए, एंड एंश्योर्स, ये एंश्योर किया गया है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन इंटरनेशनल वाटर्स, कि जो फ्रीडम है आपको नेविगेशन की पूरे इंटरनेशनल वाटर में। दीज सी रूट्स, ये जितने भी सी रूट्स हैं कॉमनली वेडेड बाय मर्चेंट शिप्स, तो मर्चेंट शिप्स के द्वारा इन सी रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट ये सारा आपका चैप्टर कंप्लीट होता है थर्ड। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा फोर्थ। तो जितने भी मैंने अभी आपको वर्ड्स बताए हैं, वर्ड्स दैट मैटर में, उन सारे वर्ड्स को आप होमवर्क में करेंगे और उन्हें पूरी तरीके से समझने की कोशिश भी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।